वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 27 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दिए गए या इशू किए गए एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक ये सर्टिफिकेट बताएगा कि व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के खिलाफ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध होता है तो इस कानून में पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। और तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस एक्ट का जो एम है, जो उद्देश्य है वो ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट होता है उसे रोका जाए और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया जाए कि वो वेलफेयर स्कीम्स को रन करें ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, मतलब केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला और दूसरा दो का दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी है इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज इस कानून में कहीं ट्रांसजेंडर पर्सन से संबंधित अगर कोई रेप और सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आता है, उनके खिलाफ ये अपराध होता है, तो पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया गया है। एंड दैट इज़ द डिमेरिट ऑफ दैट एक्ट, जिसके बेसिस पे कई सारे कमेंटेटर्स इस कानून को क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में आया था। इसमें पॉलिसीज़, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन और प्रोजेक्ट्स की बात की गई है ताकि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसे मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकें और उनके लिए इक्वलिटी और पूरा पार्टिसिपेशन अचीव कर सकें। जो अगला प्रश्न है वो नौखाई जुहार के बारे में है। यह हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। ये एक प्रकार का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। यू हैव ऑप्शंस वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात। बताइए क्या है सही जवाब। सही जवाब इसका बी है। ये फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में ग्रीटिंग दी लोगों को नौखाई जुहार के ओकेशन पे। दैट्स वाई दिस फेस्टिवल वॉज इन न्यूज़। एक प्रकार का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो न केवल उड़ीसा में बल्कि छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसे नौखाई पर्व या फिर नौखाई बेट घाट के नाम से भी जाना जाता है। नौखाई का मतलब क्या है। नौखाई को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। नौ खाई, नौ का मतलब होता है न्यू राइस और खाई का मतलब होता है खाना, मतलब नए चावल को खाना। इस फेस्टिवल के दौरान ग्रेन की पूजा की जाती है। स्पेशल मील्स को भी प्रिपेयर किया जाता है। गॉडेस सामलेश्वरी की पूजा की जाती है जो कि मदर गॉडेस मानी जाती हैं उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो अगला प्रश्न है वो गॉफिन 905 सैटेलाइट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट को कैरी करता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इसे रशिया के द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो सैटेलाइट है ये चाइना का है। इसमें रशिया या जर्मनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे फालतू में ही रख दिया है। एक्चुअली में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो रशिया और जर्मनी के बीच में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में रशिया ने अभी एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसका नाम स्पेक्टर RG है। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है रशिया और जर्मनी का। ये ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करेगा, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेगा। बाकी जो सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन है वो तो चाइना की है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो MHCT के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। ये एक प्रकार की थेरेपी है, ये तो आपको बता दिया गया, मतलब कि इसकी मदद से किसी बीमारी का इलाज किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी मदद से हम किस बीमारी का इलाज करेंगे। यू हैव ऑप्शंस कोविड-19, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, हेमोफीलिया और कैंसर। बताइए क्या है सही जवाब। MSCT इस थेरेपी का इस्तेमाल करके कौन सी बीमारी को क्योर किया जाएगा। सही जवाब डी है, कैंसर का इलाज इससे किया जाएगा। जो साइंटिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के INST के, वो प्रयास कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मेडिकेशन कैंसर थेरेपी को डेवलप किया जाए ताकि हम इनऑपरेबल ट्यूमर्स को आसानी से ट्रीट कर सकें जो सेंसिटिव एरियाज़ में हैं, जिन्हें ट्रीट करने में प्रॉब्लम होती है। INST ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। ये एक प्रकार का ये जो MSCT है नॉन इन्वेजिव कैंसर ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें
किसी बॉडी आर्गन में चीरफाड़ का प्रावधान नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ तक पहुँचाया जाता है लोकलाइज्ड वे में, और उसकी मदद से वहाँ पर हीट को जनरेट किया जाता है, और इसी हीट की मदद से ये ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूमर का। और यही मतलब हाइपरथर्मिया का है भी, कि हीट को जनरेट करना। एप्लीकेशन ये है कि जो इनएक्सेसिबल सॉलिड ट्यूमर्स हैं उन्हें हम आसानी से क्योर कर सकते हैं बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स में। जो अगला प्रश्न है वो तीस्ता नदी के बारे में है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और जो तीस्ता बराज डैम है ये मदद करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करवाता है अपर पद्मा और जमुना के जो प्लेन्स वाले इलाके हैं वहाँ पर। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, बिकॉज जो तीस्ता नदी है ये हिमालयाज़ में ओरिजिनेट होती है, ना कि तिब्बत में। इस लिहाज से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, और 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ये हमने जान लिया क्यों, क्योंकि ये हिमालयाज़ में चुंगथांग जो कि सिक्किम का एक इलाका है वहाँ पर ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, देन बांग्लादेश में। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी लंबे समय से तीस्ता नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, और अभी जो यहाँ पर बांग्लादेश है वो इस टेंशन्स को और बढ़ाने वाला है, बिकॉज बांग्लादेश डिस्कस कर रहा है $1 बिलियन के लोन के बारे में चाइना से, जिसमें वो तीस्ता नदी के पानी को रिस्टोर करेंगे या उस पर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया को इससे प्रॉब्लम होगी। इसका रीज़न ये है कि जो तीस्ता नदी है वो नॉर्थ बंगाल के रीजन की लाइफ लाइन है, और लगभग आधे दर्जन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पानी की सप्लाई के लिए वेस्ट बंगाल की तीस्ता नदी पर डिपेंडेंट हैं। जो अगला प्रश्न है वो इंडियन बिशन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इंडिया के एंडेमिक हैं और लार्जेस्ट स्पीसीज़ है ये वाइल्ड कैटल की। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बोथ 1 and 2 है, और चौथा नीदर 1 nor 2 है, मतलब दोनों सही हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब यहाँ पर बी है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इस मुद्दे पर नहीं है, लार्जेस्ट स्पीसीज तो है वाइल्ड कैटल की, लेकिन एंडेमिक नहीं है इंडिया की। एंडेमिक जो वर्ड है इसी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट बी है वो सही है, और वही सही जवाब है, क्योंकि ये नेटिव हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के, और एंडेमिक होने का मतलब ये होता है कि ये केवल इंडिया में पाए जाते हैं और उसकी जगह पे और कहीं नहीं पाए जाते हैं। गौर या फिर इंडियन बिशन ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव हैं। 1986 में से ही इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। ये डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं। इन्हें गयाल या मिथुन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये किसी ऐसे इलाके में है जहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है तो यूजुअली ये दिन में ही अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर खाना वाना खाते हैं, लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है जंगलों में ह्यूमंस का, उसकी वजह से ये कई सारी जगहों पर नॉक्टर्नल भी हो गए हैं। ये मेनली आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, पेनिनसुलर मलेशिया, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और नेपाल में मिल जाएंगे। ये सीरियसली फ्रेगमेंटेड हैं और ये जो स्पीसीज़ है वो श्रीलंका में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये वाइल्ड कैटल की लार्जेस्ट स्पीसीज़ है, दैट्स ट्रू। जो अगला प्रश्न है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा इस कानून के तहत 6,000 रुपये का। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस कानून में प्रोविजंस हैं सोशल ऑडिट के, और एक विजिलेंस कमेटी को स्टैब्लिश करने की बात भी की गई है ताकि PDS के रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज किया जा सके। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करते हैं। यहाँ पर 2 के दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको बताए गए हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में ये इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक डायरेक्शन इशू किया है स्टेट्स एंड यूटीज़ को कि वो सभी एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सनस को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों में लेकर आएँ। उन्हें ये भी कहा गया कि जो एंटाइटल्ड कोटा है फूड ग्रेन्स का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और NFSA का, वो उन्हें ज़रूर से प्रोवाइड करवाया जाए, बिकॉज कोविड-19 के सिचुएशन में वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि 50% अर्बन और 75% रूरल पॉपुलेशन को इसमें कवर किया जाता है, और उन्हें 5 kg पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से जो अनाज है वो दिया जाता है। बाकी जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से 35 kg पर हाउस होल्ड का जो प्रावधान है वो तो है ही। यहाँ पर देखिए विजिलेंस के लिए ऑडिट का प्रावधान है। 6 महीने से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन्हें मील भी प्रोवाइड करवाने की बात की गई है न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के मुताबिक। मैटरनिटी बेनिफिट 6,000 रुपये का है। जो अगला प्रश्न है वो विसरल लेशमैनियासिस के बारे में है, जो कि प्रोटोजोअन लेशमैनिया पैरासाइट से फैलता है।
अगर ये जो प्रोटोजोन लेशमेनिया पैरासाइट है वो किसे इन्फेक्ट कर दे कि उसके इन्फेक्शन से ये इंसानों तक आ जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है मॉस्किटोज, ब्लैक फ्लाइज, ट्राइपैनोसोमा, प्रोटोजोआ और सैंड फ्लाइज। 4 ऑप्शंस हैं। मतलब ये जो प्रोटोजोआ है या लेशमेनिया पैरासाइट है ये किसे इन्फेक्ट करता है जिसके बाद ये इंसानों तक आ जाता है। सही जवाब इसका देखिए डी है, सैंड फ्लाइज। इसे आप पॉपुलरली काला आजार के नाम से भी जानते हैं। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज साइंटिस्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक ओरल नैनो मेडिसिन डेवलप की है ताकि वो वीएल यानी कि विसरल लेशमेनियासिस को कॉम्बैट कर सकें। यहाँ पर देखिए ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज से फैलता है। इसमें लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, इन सभी ऑर्गन्स को ये जो पैरासाइट है वहाँ पर माइग्रेट होने लगता है और अगर अनट्रीटेड रह जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और अगर सीरियसली इसे ट्रीट ना किया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 2 दिनों के भीतर ही 100% जो डेथ रेट है, फर्टिलिटी है, उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इथियोपिया, इंडिया, कीनिया, नेपाल, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान, इन्हीं देशों में आपको इसके 95% केसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक नेशनल पार्क चूज़ करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि एक अच्छी सुबह आप एक नेशनल पार्क को विजिट करने का मन बनाते हैं। आपने तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया और आपको जानकारी ये मिली कि ये सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। आपको ये भी पता चला कि इस नेशनल पार्क में आपको बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, ढोल इत्यादि देखने को मिल जाएंगे। आप ये भी जान पाते हैं कि ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने ऑफिशियली एक मस्कट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम भूर सिंह रखा गया है। और रुडयार्ड किपलिंग जिस जंगल का जिक्र करते हैं अपनी किताब द जंगल बुक में, वो जंगल भी आपको इसी पार्क में मिल जाएगा। आपने हाल ही में सोशल मीडिया में ये भी पढ़ा कि MS धोनी जो कि फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ महीनों पहले इस पार्क को विजिट किया था। आपने तुरंत ही एक कैब को बुक किया अगले दिन कि आप इस नेशनल पार्क को विजिट करें। तो आप बताइए कि आप किस नेशनल पार्क को विजिट करने वाले हैं। आपके पास ऑप्शंस में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर कांगीर घाटी नेशनल पार्क। बताइए आपकी जो इतनी तैयारी हुई है ये किस नेशनल पार्क के लिए हुई है। सही जवाब अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चूज़ कर लिया हो तो हम बात करते हैं। सही जवाब है कान्हा नेशनल पार्क। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज 16 एलिफेंट्स जिनकी मदद से वहाँ पर कई तरीके के टास्क परफॉर्म किए जाते थे लाइक पेट्रोलिंग, उन्हें अभी 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई है ताकि वो घूम टहल सकें। रूटीन वर्क से उनको फ्री किया गया है। दैट्स वाई ये नेशनल पार्क न्यूज़ में था। कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा किसली नेशनल पार्क, दोनों ही नाम आप इसे दे सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। हेलॉन और बंजर, इसे 2 पार्ट्स में या 2 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिवाइड किया जा सकता है। ये मध्य प्रदेश के मंडल और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगा। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1973 में ये टाइगर रिजर्व बन गया। सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, दैट्स ट्रू। ओरिजिनली यहाँ पर आपको 2 इंडिजिनियस टाइप्स मिलेंगी, दोज आर गोंड्स और बैगास। ये मैप में लोकेशन देखिए, ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है और यहाँ पर आपको इसके ईस्टर्न पार्ट में कान्हा नेशनल पार्क मिल जाएगा। अगले प्रश्न में 4 नेशनल पार्क हैं और आपको इन्हें ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करना है। ब्लैकबक नेशनल पार्क, पावंगपई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, वनविहार नेशनल पार्क या फिर बिशन या राजबरी नेशनल पार्क। सही जवाब क्या होगा? अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ बी, 2431। इसी सीक्वेंस में आप इसे ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं। हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च की गई है दैट इज़ CSE कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू UPSC। ये इसका सेकंड बैच है। इसमें महज 8 महीनों में आपके पूरे कोर्स को प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने का प्लान है, जिसका प्लानर अभी पब्लिक हो चुका है, अवेलेबल है। इसमें आपकी CSAT ऐसे की क्लासेस भी इंक्लूड रहेंगी। इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप video.onlyis.in पे जा सकते हैं या OnlyIS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में भी आप फॉरेस्ट रिजर्व ही कवर करेंगे, उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेशन में हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।